फ्रेंड्स वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 8 के MCQs 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। तो चैप्टर 8 का नाम होने वाला है क्या, जीव जनन कैसे करते हैं। क्या दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी चैप्टर 8 का नाम बता दिया था। तो चैप्टर 8 की पिछली वीडियो में कितने क्वेश्चन हो गए, तो दोस्तों 25 MCQs हो गए थे। तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप एंड नीचे टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है आज। तो दोस्तों ये आपकी आखिरी रणनीति क्वेश्चन बैंक आ चुकी है। क्या दोस्तों, आखिरी रणनीति आपकी ये क्वेश्चन बैंक रहने वाली है, जो मात्र 99 रुपये में दी जाएगी। कितने में दोस्तों, मात्र 99 रुपये में दी जाएगी। जल्दी से ले लो, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्या दोस्तों, बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी मात्र 99 रुपये में कितनी सब्जेक्ट दी जा रही है, 2 बुक दी जा रही है दोस्तों। साइंस एंड केमिस्ट्री की 2 बुक दी जा रही है। एक बुक में 2000 प्लस MCQs रहने वाले। कितने दोस्तों, 2000 प्लस MCQs रहने वाले हैं। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों यदि चैप्टर फर्स्ट में से 150 प्लस MCQs या फिर 200 प्लस MCQs है, तो सोचिए इनसे क्वेश्चन बाहर जा सकता है। बिल्कुल कोई चांस नहीं है क्वेश्चन बाहर जाने का। तो देर किस बात की, जाइए दोस्तों, लीजिए मात्र 99 रुपये में 2 बुक। क्या दोस्तों, मात्र 99 रुपये में 2 बुक लीजिए। तो चलते दोस्तों, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है। अगर यदि बुक लेनी है तो इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए। आपकी हेल्पलाइन नंबर है। क्या दोस्तों, ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है 7877677460। ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है। इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए। आपको बुक तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि आपका कोई भी डाउट या फिर कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी चीज़ पूछनी हो तो नहीं पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए दोस्तों। तो चलते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ मैं आपको। आपका अपना DP प्रोजेक्शन तरफ से एक ऐप लॉन्च होने वाला है। ये अभी थोड़े दिनों बाद प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाकर DP प्रोजेक्शन सर्च करना, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। किसका ऐप का ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वहाँ से जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर टेस्ट सीरीज वगैरह चलेंगी, जिस पर आप टेस्ट देकर ये भी जान सकते हैं कि हमारे एंड्रॉयड में से कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। एंड्रॉयड में से 95 आ रहे हैं या फिर 96 आ रहे हैं या फिर 98 आ रहे हैं या फिर 32 आ रहे हैं या फिर 46 आ रहे हैं। ये जान सकते हैं कि आप कितना अच्छे कर रहे हो, कितना अच्छा नहीं कर रहे हो। तो इस ऐप से आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो घर से। तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, इन पर व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कीजिए यदि कोई दिक्कत या फिर कोई भी डाउट हो। मैंने हेल्पलाइन नंबर पहले भी बता दिया। तो चलते दोस्तों, आपके 25 क्वेश्चन हो गए थे, आज 26 क्वेश्चन पर देखते फिर क्या होने वाला है। ये आ चुका है दोस्तों आपका 26 क्वेश्चन, आपके सामने मैं पेश कर दिया। तो देखते हैं क्या होने वाला 26वां क्वेश्चन। स्त्रियों में मानसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडा से बाहर निकलता है, बताइए। 28वें दिन या फिर 20वें दिन या फिर 14वें दिन या फिर 30वें दिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा 28वें दिन या फिर बी होगा 20वें दिन या फिर सी होगा 14वें दिन या फिर डी होगा 30वें दिन। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्त्रियों में क्या दोस्तों, स्त्रियों में मानसिक चक्र में एक परिवार का अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, बताइए। ये 28वें दिन, बी 20वें दिन, सी 14वें दिन, डी 30वें दिन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर है 14वें दिन। कौन सा दोस्तों 14वें दिन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए क्या दोस्तों, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए फिर, अंडाणु एवं शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में समान रहती है या फिर दोगुना हो जाती है या फिर आधी हो जाती है या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप बताइए जल्दी से। समान रहती है या फिर दोगुनी हो जाती है या फिर आधी हो जाती है या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें आपका करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी बताइए दोस्तों। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में, बताइए। समान रहती है, दोगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है या फिर सब इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर है आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, आधी रह जाती है। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आंसर दिख गया था मेरे से, सॉरी गलती हो गई है। निषेचन में किसका संयुग्म होता है, बताइए दोस्तों। निषेचन में
किसका संयोग में होता है बताइए, वृषण एवं अंडाशय का, फिर वृषण एवं अंडाणु का, शुक्राणु एवं अंडाणु का, फिर शुक्राणु एवं अंडाणु। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा हो? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, शुक्राणु एवं अंडाणु। क्या दोस्तों, शुक्राणु एवं अंडाणु का बी, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 वर्ष की महिला में मानसिक नाभ बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। क्या 45 वर्ष की महिलाओं में मानसिक नाभ बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए। केनोपोज या फिर मीनार्च या फिर गर्भधारण या फिर प्रसव। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा हो करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 45 वर्ष की महिलाओं में मानसिक नाभ बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीनोपोज या फिर मीनार्च या फिर गर्भधारण या फिर प्रसव। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या, किनोपोज। क्या दोस्तों, किनोपोज इसमें आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका तो किनोपोज, ए इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए तो फिर यहाँ पर आपका 30वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्या ये आपका 30वां क्वेश्चन है, नर में बद्याकरण को क्या कहा जाता है बताइए, क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी या फिर ट्यूबल लाइगेंस या फिर बेसिक्टोमी या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप पे आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग दीजिए, यदि आप पे नहीं आ रहा है तो तुक्का तो देना ही है, ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। तो बताइए करेक्ट आंसर है क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। ट्यूबेक्टोमी होगा या फिर ट्यूबल लाइगेंस होगा या फिर बेसिक्टोमी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं ये होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर हो, नर में बाध्यकरण को क्या कहा जाता है बताइए, क्या कहा जाता है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों बेसिक्टोमी। क्या दोस्तों, बेसिक्टोमी इसमें आपका करेक्ट आंसर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर एंड ए गलत है, ट्यूबेक्टोमी बी गलत है, ट्यूबल लाइगेंस डी गलत है, इसको नहीं करेक्ट आंसर आपका सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। क्या दोस्तों, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है बताइए, एक लिंगी या फिर द्विलिंगी या फिर अलिंगी या फिर इनमें से सभी क्या कहा जाता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है, एक लिंगी कहा जाता है, फिर द्विलिंगी कहा जाता है, अलिंगी कहा जाता है, फिर इनमें से सभी बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऐसे जीव क्या, ऐसे जीव जिनमें दो लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है बताइए, एक लिंगी कहा जाता है, फिर द्विलिंगी कहा जाता है, फिर अलिंगी कहा जाता है, फिर इनमें से सभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा हो? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है द्विलिंगी। क्या, ऐसे जीव जिनमें दो लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है द्विलिंगी। करेक्ट आंसर आपको भी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मेरे से आंसर दिख गया फिर से। तो करेक्ट आंसर देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीज आवरण, बीज भ्रूण। करेक्ट आंसर ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? चलिए बताइए दोस्तों, ए फल, बी बीज आवरण, सी बीज, डी भ्रूण। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए क्या बनाते हैं बीजांड की दीवारें मोटी होकर। करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है बीज आवरण। क्या दोस्तों, बीज आवरण। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है दोस्तों, बीज आवरण बनाती है। बीजांड की दीवार मोटी होकर बीज आवरण बनाती है, आपका करेक्ट आंसर है इसमें बीज आवरण। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम काई का प्रवर्धन किस पौधों में करना चाहिए। क्या दोस्तों, कृत्रिम काई का प्रवर्धन किस पौधों में करना चाहिए बताइए। कृत्रिम काई का प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए बताइए। जिनमें बीज उत्पत्र नहीं होते हैं, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है, जिनमें फल और बीज का निर्माण दोनों होता है, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा हो करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है जिनमें बीज उत्पत्र नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में काऊ पर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है बताइए, कैसी होती है। अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है या फिर ए बी दोनों होती है या फिर इनमें से कोई नहीं, कैसी होती है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
ABCD कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या फिर ये भी दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होती है दोस्तों बताइए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्षारीय। कैसे होती है दोस्तों? क्षारीय। इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका 35वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे भारी पुष्प पत्र को कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? वो सबसे भारी पुष्प पत्र को क्या कहती है? दलपुंज कहती है, या फिर पुमंग कहते हैं, या फिर जायांग कहते हैं, या फिर परागकोश कहते हैं? क्या कहते हैं? एक प्रारूपी पुष्प के सबसे भारी पुष्प पत्र को कहते क्या कहते हैं? बताइए। दलपुंज कहते हैं, पुमंग कहते हैं, फिर जायांग कहते हैं, या फिर परागकोश कहते हैं? जल्दी बताइए क्या कहते हैं। मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या? दलपुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दलपुंजी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है? क्या दोस्तों? लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। बताइए क्या होता है? समसूत्री, असमसूत्री, ए तथा बी दोनों, या फिर अर्धसूत्री? ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा करेक्ट आंसर, सी होगा करेक्ट आंसर, या फिर डी होगा? जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है समसूत्री, असमसूत्री, ए बी दोनों, या फिर अर्धसूत्री? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है अर्धसूत्री। क्या दोस्तों? अर्धसूत्री, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 37वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या दोस्तों? गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? बताइए। ब्लास्टूला, या फिर अंग निर्माण, या फिर परिपक्व, या फिर इनमें से सभी? तो बताइए करेक्ट आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा? जल्दी बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ब्लास्टूला। क्या दोस्तों? ब्लास्टूला इसमें आपका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में जनन कैसे होता है दोस्तों? क्या आलू में जनन कैसे होता है? बताइए। मुकुलन द्वारा होता है आलू में जनन, या फिर विषाणु जनन द्वारा होता है, या फिर कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, या अपखंडन द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? बताइए दोस्तों। ए है करेक्ट आंसर, बी है, सी है, डी है? कौन सा है दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या? इसमें आपका करेक्ट आंसर कायिक प्रवर्धन द्वारा। आलू में जनन कैसे होता है दोस्तों? कायिक प्रवर्धन द्वारा आलू में जनन होता है। करेक्ट आंसर आपका सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉन्डम होगा, या फिर डायफ्राम होगा, या फिर कॉपर्टी और लूप होगा, या फिर इनमें से सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय? बताइए। ए कॉन्डम, बी डायफ्राम, सी कॉपर्टी और लूप, और डी इनमें से सभी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या? इसमें आपका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ए भी करेक्ट आंसर है, एंड बी भी करेक्ट आंसर है, सी भी करेक्ट आंसर था। इसमें आपका करेक्ट आंसर बताइए डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसमें एबीमोफिला परागण होता है? क्या दोस्तों? किसमें एबीमोफिला परागण होता है? बताइए। ए खजूर में, बी नारियल में, सी भांग में, डी इन सभी में? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा। क्या दोस्तों? ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा? कौन सा करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। किसमें एबीमोफिला परागण होता है? बताइए। खजूर में होता है, या फिर नारियल में होता है, या फिर भांग में होता है, या फिर इनमें से सभी? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो बता देता हूँ दोस्तों, इनमें सभी में होता है। खजूर भी करेक्ट आंसर, खजूर में भी होता है, एंड नारियल भी करेक्ट आंसर है, एंड भांग भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या? डी इसमें आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। इसमें आंसर फिर से दिख गया दोस्तों मेरा। तो देखते क्या होने वाला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या? यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है? क्या दोस्तों? द्विखंडन होता है। बताइए क्या होता है द्विखंडन। क्या द्विखंडन होता है? अमीबा में होता है द्विखंडन, या फिर पैरामीशियम में होता है द्विखंडन, या फिर लिस्मेनिया में होता है, या फिर इनमें से सभी? तो बताइए द्विखंडन किस में होता है। ए है करेक्ट आंसर, या फिर बी है करेक्ट आंसर, या फिर सी है करेक्ट आंसर, या फिर डी है करेक्ट आंसर? तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, द्विखंडन होता है किस में होता है द्विखंडन? अमीबा में होता है द्विखंडन। करेक्ट आंसर है आपका ए। इसमें आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। चलिए तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? बताइए। IDS, या फिर सिफिलिस, या फिर
गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग? बताइए ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होने वाला है डाइफाइड। क्या दोस्तों? डाइफाइड इसमें आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ब्रह्म कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है? ब्रह्म कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है? बताइए 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर बी 2 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर सी 5 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर डी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्म कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कितना कम होता है? बताइए ए होता है या फिर बी होता है या फिर सी होता है या फिर डी होता है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 2 डिग्री सेल्सियस आपका 20 में आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुखंडन एक मुख्य उदाहरण है। क्या दोस्तों? बहुखंडन एक मुख्य उदाहरण है। बताइए बहुखंडन एक मुख्य उदाहरण अमीबा का या फिर प्लाज्मोडियम का या फिर युगलिना का या फिर पैरामीशियम का। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहु बहु बहुविखंडन का मुख्य उदाहरण अमीबा है या फिर प्लाज्मोडियम है या फिर युगलिना है या फिर पैरामीशियम है। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी बताइए कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मोडियम। क्या दोस्तों? प्लाज्मोडियम इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्लाज्मोडियम करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्न इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? क्या दोस्तों? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताइए बीजाणु है या फिर मुकुलन है या फिर विखंडन है या फिर इनमें से सभी है। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ए बीजाणु भी है एंड मुकुलन भी है एंड विखंडन भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है। क्या दोस्तों? प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है। बताइए कैसे होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है, फिर इनमें से कोई नहीं होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या होने वाला है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर अम्लीय है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव कैसा होता है दोस्तों? ए इसमें आपका करेक्ट आंसर अम्लीय होता है, बी गलत है, सारी है, सी गलत है, दोनों डी गलत है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका ही। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों केंचुआ उदाहरण है। क्या दोस्तों? केंचुआ उदाहरण है। केंचुआ उदाहरण है एक लिंगी जीव का या फिर अलिंगी जीव का या फिर उभयलिंगी जीव का या फिर इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। केंचुआ उदाहरण है एक लिंगी जीव का या फिर अलिंगी जीव का या फिर उभयलिंगी जीव का या फिर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या होने वाला बताइए दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? जल्दी कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एलेंगी, सॉरी मैं कलर बदल लेता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? अलिंगी जीव। क्या दोस्तों? उभयलिंगी जीव। सॉरी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उभयलिंगी जीव है। क्या दोस्तों? उभयलिंगी जीव। इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। क्या दोस्तों? सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है उभयलिंगी जीव। केंचुआ का उदाहरण क्या है दोस्तों? उभयलिंगी जीव केंचुआ का उदाहरण है। आपका करेक्ट आंसर है सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताइए निम्न में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग पाया जाता है? फिलोपियन नलिका या फिर शुक्रवाहिका या फिर लेबियान या माइनोरा या फिर परिपक्व पूटक। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताइए फिलोपियन नलिका या फिर शुक्रवाहिका या फिर लीबिया माइनोरा या फिर परिपक्व फुटक। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिए। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है शुक्रबाई का। क्या दोस्तों, शुक्रबाई का इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। तो चलते दोस्तों देखते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं क्या दोस्तों, पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं। बताए पुंकेश्वर के अग्रभाग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर वर्तिका के, सॉरी दोस्तों, वर्तिका कहते हैं या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं या फिर पराकोश कहते हैं या फिर परागनलिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश। क्या दोस्तों, परागकोश इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी। क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। क्या दोस्तों, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है बताइए। समसूत्री या फिर असमसूत्री या फिर अर्धसूत्री या फिर ए बी दोनों। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, कौन सा करेक्ट आंसर है ये। इसमें आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका राइट आंसर क्या आने वाला है। तब तक हम वेट करते हैं आप क्या आंसर देते हैं क्या नहीं देते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है डी। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलते तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपको। चलते तो फिर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। क्या दोस्तों, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है बताइए। 3 महीने के भीतर या फिर 5 महीने के भीतर या फिर 4 महीने के भीतर या फिर 6 महीने के भीतर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। तो बताइए कितनी है गर्भपात की सुरक्षित अवधि। ए 3 महीने के भीतर, बी 5 महीने के भीतर, सी 4 महीने के भीतर, डी 6 महीने के भीतर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा करेक्ट आंसर या फिर सी होगा करेक्ट आंसर या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। गर्भपात की सुरक्षा अवधि कितनी है बताइए दोस्तों। मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 3 महीने। क्या दोस्तों, 3 महीने, ये इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्या ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, क्या पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है बताया। हाइड्रोफिली या फिर एमिनोफिली या फिर एंटीनोफिली या फिर आनरियोफिली या फिर क्या, कुछ भी नहीं है, डी तक ये ऑप्शन है। तो ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर इनमें से क्या होने वाला है दोस्तों। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण, क्या पक्षियों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहा जाता है बताइए। क्या कहा जाता है पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को, हाइड्रोफिली कहा जाता है या फिर एमिनोफिली कहा जाता है, फिर एंटीनोफिली कहा जाता है, फिर एनरियो थैफिली कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्नियो थैफिली। क्या दोस्तों, आर्नियोथैफिली इसमें आपका करेक्ट आंसर है डी। क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर। ए गलत है, हाइड्रोफिली बी गलत है, एमिनोफिली सी गलत है, एंटीनोफिली करेक्ट आंसर है आपका, आर्नियो आर्नियोथैफिली करेक्ट आंसर आपका डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार के कोशिका का विभाजन है बताइए। अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन या फिर असूत्री विभाजन या फिर इनमें से सभी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। अलैंगिक जनन के लिए किस किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन या फिर असूत्री विभाजन या फिर इनमें से सभी। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, ए अर्धसूत्री विभाजन। क्या ए अर्धसूत्री विभाजन करेक्ट आंसर है आपका।
तो बताइए दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या, अर्धसूत्री विभाजन में करेक्ट आंसर आपका ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, पत्ती द्वारा कायिका का उदाहरण क्या। दोस्तों पत्ती द्वारा कायिका का उदाहरण बताइए क्या है। पत्ती द्वारा कायिका का उदाहरण आलू है, या फिर बायोफाइलम है, या फिर प्याज, या फिर गुलाब है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी। सॉरी नीचे आंसर दिख भी रहा है आपको, बायोफाइलम। करेक्ट आंसर आपका बी। पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, शस्त्र डंका होता है क्या। दोस्तों शस्त्र डंका होता है क्या होता है बताइए। कारपोरा कैमरनोसा से, या फिर प्रियूस से, या फिर सोक्रासिस से, या फिर सकलन नली से। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियूस से। किससे दोस्तों, प्रियूस से आपका करेक्ट आंसर है ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। कितने करा दिए दोस्तों, सॉरी 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो और क्वेश्चन लेके आएंगे हम चैप्टर 8 के। तो चलते हैं दोस्तों।